साइंस और टेक्नोलॉजी की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वापस स्टार्ट करते हैं अपन अगली क्लास में। तो मैं देख रहा था अपने पार्ट 9 का एक क्वेश्चन छूट गया था। कांच के स्लेब द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। क्या? कांच के स्लेब मतलब एक तरह से कांच का टुकड़ा है साहब, मोटा वाला टुकड़ा, जिसमें ऊपर भी पृष्ठ है और नीचे पृष्ठ है ना। उस कांच में से अगर प्रकाश जाए तो उसमें अपवर्तन कैसे होता है, और पूछता है पार्श्विक विस्थापन। क्या पूछता है बोलो? मतलब पार्श्विक विस्थापन बताइए। ये 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका, मैं देख रहा था, मैंने कहा यार ये क्वेश्चन छूट गया अपने। बहुत सीधा है, जैसे अभी अपन ने प्रिज्म में अपवर्तन देखा ना, वैसा ही सिस्टम चलाएंगे। सुन लो, अपन अभी तो चैप्टर 10वां पढ़ रहे हैं, है ना। कौन सा? आंख वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। लेकिन ये इससे पहले जो प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन वाला पार्ट है, उसका ये टॉपिक है। तो इसको अभी 5 मिनट लगेंगे, देख लेते हैं क्या है हिसाब। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा क्वेश्चन आता है वैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है कि कांच के स्लेब मतलब टुकड़ा है, मोटा वाला टुकड़ा। कांच के स्लेब द्वारा प्रकाश का अपवर्तन का चित्र बनाइए। ध्यान रखना, वो आपसे यूं भी पूछ ले चित्र बनाइए, या फिर यूं भी पूछ ले किरण आरेख बनाइए। क्या पूछ? किरण आरेख। किरण आरेख का मतलब वही है, वो अपने किरणों के द्वारा दर्शाना है। अभी इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? इससे पहले अपन ने पढ़ा था कि प्रिज्म में अपवर्तन का चित्र बनाया था। तो यूं भी आ सकता है वो प्रिज्म में अपवर्तन के किरण आरेख बनाओ। या फिर उसके लिए एक और आपके एग्जाम में एक बार क्वेश्चन बना था, वो क्वेश्चन अलग था लेकिन मीनिंग वही था, तो वो क्वेश्चन उसमें लिखा देंगे। अभी अपने जो टॉपिक चल रहा है उससे अपन अलग हटकर 5 मिनट का ये टॉपिक लेके आए, जो लेसन नंबर 9 का है, मतलब नवा चैप्टर है ना, उसका है। बस अपने को तो याद करना है, कहीं भी पढ़े। आई बात समझ में? तो कांच के स्लेब में प्रकाश का अपवर्तन कैसे होगा, हमने अपवर्तन पढ़ा था, एक पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन पढ़ा था। लेकिन अगर आपके सामने नीचे फिर पृष्ठ आ जाए तो उसमें अपवर्तन कैसे होगा और पार्श्विक विस्थापन कैसे होगा, ध्यान रख लेना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल सीधा है, अभी याद हो जाएगा। चलो अपन देखते हैं इसका चित्र कैसे आरेख कैसे बनाएंगे। मान लेते हैं ये हमने कांच का टुकड़ा ले लिया साहब, कांच का स्लेब ले लिया। क्या ले लिया बोलो? कांच का स्लेब मतलब टुकड़ा। ये ऊपर वाला पृष्ठ है और ये नीचे वाला पृष्ठ। आई बात समझ में? ये ऊपर कौन सा माध्यम है? विरल। इसके अंदर कौन सा माध्यम है? सघन। और यहाँ पर नीचे क्या है वापस? समझ में आया? मतलब अब देखो, इस ये पृष्ठ है तो यहाँ पर इसका अभिलंब ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? ठीक है। अब देखो आगे साहब, जब इसमें से, क्योंकि अपन अपवर्तन नहीं करना पड़ रहे हैं, बस सीधा सा मैंने कांच में अपवर्तन देखना है ना। अब जब प्रकाश किरण अपवर्तक पृष्ठ पर आकर टकराती है, अपवर्तक पृष्ठ पर आकर टकराती है, तो इसको सीधा जाना चाहिए था। बोलो, सीधा जाना चाहिए था। लेकिन ध्यान रखना, विरल से सघन में आते हैं तो अभिलंब की ओर आती है, अभिलंब से दूर हटती है। बोलो बोलो, अभिलंब की ओर आती है। तो ये किरण यहां से सीधी ना जाकर थोड़ा इधर हो गई साहब, हो गई? बोलो हो गई। अब ये किरण वापस आगे चलती है और यहाँ आके टकराती है साहब, ठीक है। मतलब ये इसका क्या हो गया? अभिलंब हो गया। क्या हो गया इसका? समझ में आया? बोलो, थोड़ा और अच्छे से बना दे, थोड़ा सीधा बना देते हैं। ठीक है, चलो ये अब ये किरण यहाँ आई साहब। अब सुनो, इसको यहां जाना चाहिए था, जाना चाहिए था। लेकिन देखो ये माध्यम सघन है, सघन से वापस किस में आ रही है? तो सघन से विरल में आती है तो अभिलंब की ओर आती है, अभिलंब से दूर जाती है। बोलो, ये समझ में आया? बोलो, बस यही दिखाना था। देखो इसको आगे बढ़ा दें और ये भी आगे जा रहा है। ये हमारा क्या है? अभिलंब। ये क्या है? अभिलंब। अब देखो बेटा, जो पार्श्वीय विस्थापन क्या हुआ यहां पर देखते हैं। ये ए बी किरण है, आगे बढ़ी, और यहां पर ये सी आ गई साहब। यहां देख लेते हैं सी और डी किरण। यहां पर कौन सा कोण बना दिया? ये आपतन कोण। यहां पर कौन सा कोण बना दिया? अपवर्तन कोण। आई बात समझ में? ये इसका क्या हो गया? आपतन कोण। और ये इसका क्या हो गया? अपवर्तन या निर्गत कोण मान लीजिए।
अब सुनो आप, मतलब ये किरण जैसे यहाँ से अंदर इसमें प्रवेश किया था तो इसका मतलब यहाँ आना चाहिए था, यूं जाना चाहिए था। दिख रहा है, इसने प्रवेश किया तो मतलब यूं जाना चाहिए था, लेकिन जैसे इसमें प्रवेश किया, लेकिन किरण कहाँ से निकल रही, यहाँ से निकल रही, तो इसमें इतनी दूरी आ गई, बोलो इतना गैप आ गया, और इस गैप को हम कहते हैं क्या, पार्श्विक विस्तार। बोलो क्या कहते हैं, ये चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कांच के स्लैब में क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, बस हमें याद होना चाहिए कि हमने क्या लिया रे, हमने ये लिया क्या, कांच। इस कांच के अंदर हम प्रकाश की किरण को भेज रहे हैं, जहां से जानी चाहिए थी वहां नहीं गई, इसमें अंदर यूं घूम के यूं गई, तो उसमें इतना डिफरेंस आ गया, और उस डिफरेंस को ही क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सॉरी, पार्श्विक। समझ गए। तो डायरेक्ट अब आपसे क्वेश्चन कैसे घुमाएगा, देखो, या तो आपसे वो ये पूछ लेगा कि कांच के स्लैब में प्रकाश के अपवर्तन का किरण चित्र बनाओ, तब भी यही है, बोलो है या नहीं है। पार्श्विक विस्थापन को बताइए, तब भी चित्र यही बनेगा, बोलो बनेगा नहीं बनेगा। या फिर आपसे पूछ ले कि कांच के स्लैब में प्रकाश किरण के बीच में जो विस्थापन होता है उसका किरण आरेख बनाइए, समझिए कुछ, बोलो। तो यहां पर अपन इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे जब प्रकाश किरण कांच में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के पश्चात वो दूसरे पृष्ठ से होकर निकलती है, तो आपतित किरण, ये कौन सी किरण थी साहब, आपतित किरण, और ये कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण, बोलो कौन सी किरण है, ये अपवर्तित किरण, बोलो। और ये कौन सी है, निर्गत, बोलो क्या है। तो ये अपवर्तित किरण और निर्गत किरण के बीच में जो विस्थापन है उसे क्या कहते हैं, बोलो क्या कहते हैं। अब यहां पर मैं देख लूं, साहब मानते हैं ये बी एंड इसको ई कर लो, ये बी ई है, ये तो कौन सी किरण है, बी ई तो कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण, सॉरी अपवर्तित नहीं है, मतलब बी ई, जो ये बी सीधा निकलना चाहिए था इसको, आपतित किरण को, और जो सी डी है ये निर्गत किरण है। जब इन दोनों के बीच में जो पार्श्विक विस्थापन है उसे क्या कहते हैं, बोलो पार्श्विक, समझ गए, बोलो। और इसमें कुछ नहीं लिखना, इसमें यही लिखना है कि आपतित किरण जब अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो कांच की स्लेब में अपवर्तन के पश्चात वह विचलित हो जाती है, एवं सुन लो, एवं प्रारंभिक किरण एवं तथा प्रारंभिक किरण एवं तथा निर्गत किरण, ये कौन सी किरण है, बोलो, ये क्या है, निर्गत किरण है, बोलो। प्रारंभिक किरण, ये प्रारंभिक किरण है, और ये क्या है, निर्गत किरण, या फिर आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी को, दिख रहा है ना इधर, बोलो दिख रहा है क्या, को पार्श्विक विस्थापन कहते, समझ गए, ये पार्श्विक विस्थापन है। और ये किरण आरेख बना लो, ध्यान रखना, विरल माध्यम, सघन माध्यम और विरल माध्यम। विरल से सघन में आई तो ये थोड़ी विचलित हो गई, फिर वापस सघन से विरल में आई थोड़ी और विचलित हो गई, तो प्रारंभ में जो आनी थी और अंत में जो आई उन दोनों के बीच में डिफरेंस आया ना, बोलो आया नहीं आया, आया। तो उस डिफरेंस को हमने क्या कहा, बोलो क्या कहा, पार्श्विक, अरे पार्श्विक, चलो बस ये बना। देखो बेटा, तो हमारे पिछली वाली क्लास में प्रकाश का प्रिज्म से अपवर्तन हो गया था। अब प्रिज्म के द्वारा ही जो प्रकाश का मतलब एक वर्णीय प्रकाश जो 7 रंगों में विभाजित होने से बोलते हैं अपन क्या, इंद्रधनुष, उस प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो टॉपिक हमारा आता है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या स्पेक्ट्रम। तो ये डाल लो आप कि वर्ण विक्षेपण तथा स्पेक्ट्रम
स्पेक्ट्रम। देख लेना बेटा क्या है, बातें मत करो, बातें मत करो, सुन लो। प्रकाश किरण आ रही है साहब और अपवर्तन होके आगे जा रही है साहब। सुन लेना कान खोल के, इधर सुन लो, बाद में लिखना। अब अपन इसमें क्या देखेंगे कि हमने इससे पहले पढ़ा था प्रिज्म। क्या पढ़ा था बोलो? प्रिज्म। अरे बोलो क्या पढ़ा था? प्रिज्म। ये प्रिज्म है साहब। प्रिज्म किसका बना होता है? 3 कांच के आयताकार टुकड़ों का। 3 कांच के आयताकार टुकड़ों का क्या बना होता है? प्रिज्म। अब उस प्रिज्म से प्रकाश की किरण जा रही है, तो कभी देखना अपन जैसे सूर्य के प्रकाश में अपने पेन को ऐसे घुमा के देखना, आपको अलग अलग रंग दिखाई देंगे। वो क्या है? अरे उसमें से प्रकाश किरण जा रही है, और वो जो प्रकाश की किरण आपको सफेद किरण दिखती है ना, वो सफेद नहीं होती, उसमें 7 रंग रहते हैं। कितने रहते हैं? 7। अब देखो साहब, अब मान लो इस प्रिज्म में से, बातें मत करो यार, ये हमारे पास प्रिज्म है। आप पैमाने में भी देख सकते हो, पैमाने भी क्या है? प्रिज्म है। अभी मत देखो, बाद में देखना। देखो मैंने कहा था अपन ने इसमें से प्रकाश किरण भेजी थी, बिजली को इधर आ रही थी ना, वो ऐसे अपन कोई भी प्रकाश किरण भेजते हैं साहब। प्रकाश किरण भेजने के बाद वो आगे बढ़ी और आगे बढ़ती बढ़ती अलग अलग किरणों में बढ़ जाती है साहब। मतलब बस थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल बहुत कम अंतर रहता है, बहुत। सुन लो, बातें मत करो यार, बिना बात तो ही बोलते रहते हैं। तो एक वर्णी प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरण आई है आपकी, ये बोलते हैं एक वर्णी। एक वर्णी का मतलब है कि एक रंग की दिख रही है, आप सफेद रंग की प्रकाश किरण आई। एक वर्णी प्रकाश किरण, एक वर्णी प्रकाश किरण जैसे प्रिज्म से गुजरती है, तो वो अलग अलग आवृत्ति वाले रंगों, अलग अलग आवृत्ति वाले रंगों में डिवाइड हो जाती है। अलग अलग आवृत्ति वाले रंगों में क्या हो जाती है? जिसकी आवृत्ति कम होती है वो आ जाता है फर्स्ट में, फिर ज्यादा होती है, ऐसे बढ़ती जाती है। अब ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। कितने रंगों में? 7 रंगों। वो 7 रंगों का नाम देखो क्या है? विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। बोलो क्या? विबग्योर। इसको हिंदी में बोले तो बे जा नी ह पी ना ला, बेजानी है पीनाला। बेजानी है मतलब बे क्या है? बेगनी। बोलो क्या है? बेगनी। जा मतलब जामुनी, मतलब हिंदी को बोलते हैं ना प्रकाश का रंग, है ना? नीला नहीं है वो, प्रकाश रंग नीला नहीं होता, तो जामुनी होता है। ये ब्लू मतलब नीला, ग्रीन मतलब हरा, येलो मतलब पीला, और ना मतलब नारंगी, ऑरेंज, है ना? और रेड मतलब लाल। समझ गए आप? सुन लो, बातें मत करो। वर्ण विक्षेपण क्या होता है? वर्ण मतलब रंग, वर्ण मतलब क्या होता है? विक्षेपण मतलब बट जाना, विक्षेपण मतलब। तो प्रकाश का एक किरण आई थी ना, वो सफेद प्रकाश है। वो सफेद प्रकाश में सफेद नहीं है, वो उसमें सभी कलर के, मतलब सभी कलर उपस्थित है। तो एक वर्णी प्रकाश जब कांच से टकराता है, उसमें अपवर्तन होता है, तो अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है। तो रंगों में विभाजित होने की घटना को ही हम क्या बोलते हैं? बोलो, वर्ण विक्षेपण। अरे वर्ण मतलब शब्द भी होता है ना, वर्णमाला नहीं होती क्या? बोलो कि देखो ये शब्द हैं अलग अलग। बेजानी पिनाला में वो बढ़ जाता है, और ध्यान रखना नीचे आता है वी और ऊपर आता है आर। क्या आता है? वी और आर। देखो जब अपन आगे बड़ी क्लास में पढ़ते हैं तो इन सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य रेड का होता है, तो इसके जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है उसकी आवृत्ति क्या होती है? कम होती है। उसकी आवृत्ति क्या होती है? कम। अब इसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा इसका, तो इसकी आवृत्ति कम। तो अपन देखें यहाँ कम आवृत्ति का जम गया, उससे अधिक आवृत्ति का ये, उससे अधिक आवृत्ति का, तो आवृत्ति बढ़ती गई तो उसका जैसे लाइन से रंग जम गए। तो अपने को तो यहाँ पर इतना समझना है कि वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? जब एक वर्णी प्रकाश प्रिज्म से टकराता है तो अपवर्तन के बाद अलग अलग रंगों में या 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, इसे कहते हैं अपन वर्ण विक्षेपण। अब साहब स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? स्पेक्ट्रम का मतलब स्पेक्टर, स्पेक्टर नहीं, स्पेक्ट्रम मतलब होता है बैंड। बैंड मतलब अलग अलग पट्टियां बनना। स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है? अलग अलग कलर की पट्टियां बनना। तो देखो, तो जिस कलर की आवृत्ति अधिक होती है, जिस कलर की आवृत्ति कम होती है, तो कम ज्यादा मतलब कम ज्यादा 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 ऐसे अलग अलग रंग की, मतलब अलग अलग आवृत्तियों की पट्टियां बन जाती है।
वो पट्टियां अलग अलग रंग कहलाती है। बोलो क्या कहलाती है? तो अपन बोलेंगे स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? तो वो 7 रंग अपनी अपनी आवर्ती के हिसाब से एक तरह से प्रत्येक बैंड के अनुसार जम जाते हैं। जैसे मान लो पहला बैंड, ये दूसरा, तो ये बैंड जम गए तो बैंड बन जाते हैं, पट्टियां बन जाती है, और पट्टियां बनने को अपन क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। ये समझे? एक बार और समझे। तो वर्ण विक्षेपण मतलब एक किरण आई थी, एक किरण 7 किरणों में बटेगी साहब, उसे कहते हैं क्या? जब एक वर्णी प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात 7 अलग अलग रंगों में विभाजित होने से बोलते हैं वर्ण। ये 7 रंग अपनी अपनी आवर्तियों के हिसाब से पट्टियों में बट जाते हैं, उसे कहते हैं क्या? तो स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं या वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? चित्र बनाइए, ये आता है क्वेश्चन, तो अपन ऐसा चित्र बनाएंगे, स्पेक्ट्रम बनाएंगे। फिर देखो ये तो हमने 7 रंग देख लिए, मतलब प्रकाश की किरण में कितने रंग होते हैं? 7। अब ऐसे तो हम नहीं देख पाते, हम इतना देख पाते हैं कि जब बरसात के दिनों में अपन इधर तो सूर्य होता है, इधर पानी आया, इधर अपने को एक चंद्र बिंदु जैसा बड़ा सा इंद्रधनुष दिखता है। तो इंद्रधनुष भी कैसे बनता है उसको भी अपन बनाएंगे, इंद्रधनुष भी अपन बनाएंगे, लेकिन वो कैसे बना? वही कौन सी घटना के द्वारा? अपवर्तन के द्वारा। अरे अपन कौन सी घटना पढ़ रहे हैं? अपवर्तन पढ़ रहे हैं ना। तो तारों का टिमटिमाना क्या है? पढ़ाया था। अपवर्तन, इंद्रधनुष बनना पढ़ाया था, नहीं समझे? बोलो सब बताया था। क्योंकि बरसात होती है ना, तो उस समय कैसे इंद्रधनुष बनता है उसको भी बना के बताएंगे, टेंशन मत लो। पहले इतना समझो, वर्ण विक्षेपण क्या होता है? वर्णों में बदलना। एक प्रकाश की किरण का 7 किरणों में बदलना ही क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। अलग अलग पट्टियां जमना क्या कहलाता है? समझे कुछ? बोलो। अब यहाँ पर क्या है? चलो यही लिख दूं मैं, आप मदीना में बाद में लिखना। तो वही बोले कि सूर्य का प्रकाश, यहाँ लिख दे, सूर्य का प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अलग अलग 7 रंगों में बट जाता है। 7 रंगों में बट जाता है। अभी मत लिखो, पूरा एक साथ ये हो जाएगा। अलग अलग 7 रंगों में बट जाता है। अब देखें तो यहां लिख दें, प्रकाश, एक वर्णी प्रकाश का 7 रंगों में बटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बोलो। वर्ण विक्षेपण कहते। फिर आगे देखिए साहब, स्पेक्ट्रम क्या होता है? बोलो स्पेक्ट्रम क्या होता है? अभी बताया। इन 7 रंगों की किरणों का अपनी अपनी आवृत्ति के अनुसार बैंड बन जाते हैं। बैंड मतलब वो नहीं है बजाने वाला, बैंड मतलब पट्टियां, यहां लिख दूं मैं, बैंड मतलब पट्टियां बन जाते हैं। इसे ही स्पेक्ट्रम, बोलो क्या? स्पेक्ट्रम कहते हैं। दिख रहा है कि नीचे? नहीं दिख रहा? ये भी दिख रहा है? दिख रहा है? तो ये नहीं दिख रहा? किसको नहीं दिख रहा? अरे उसमें दिख रहा है क्या? दोबारा देख लो। अब मैंने कहा पहले अपन ये लिखेंगे, फिर उसके बाद ये लिखेंगे, फिर उसके बाद ये लिखेंगे, फिर अपन क्या बनाएंगे? चित्र। फिर हमने देखा इसमें 7 रंग देख लो भाई, VIBGYOR, विबग्योर, मतलब 7 रंग बढ़ जाते हैं। विबग्योर का मतलब समझ लेना, या तो इंग्लिश में याद कर लेना विबग्योर, या फिर हिंदी में याद करना बेजानिया पीनाला। बेजानिया पीनाला, तो बेजानिया पीनाला, बे मतलब बैंगनी, ऐसे इंग्लिश में तो आपको याद रहेगा नहीं, आप तो हिंदी में याद करना बेजानिया पीनाला। लाल रंग की आवृत्ति सबसे कम होती है क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि मैंने आपको शायद पहले पढ़ाया होगा, आवृत्ति इज प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, इन प्रोपोर्शनल 1/,
तरंग दैर्घ्य पढ़ाया था। अरे आवृत्ति तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, नहीं पढ़ाया था क्या ये? कभी पढ़ाया हो? पढ़ाया था ना? नहीं पढ़ाया क्या? पढ़ाया था। तो जिसकी आवृत्ति कम उसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा। लेकिन यहाँ पढ़ोगे आप पागल हो जाओ। ज्यादा पढ़ना तो नहीं, ज्यादा पढ़ना क्या है ना, सेहत के लिए हानिकारक है साहब। तो अपन तो कम ही पढ़े साहब, इतना पढ़ लें कि अपना काम हो जाए। तो क्वेश्चन ये आएगा कि वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, चित्र बनाइए, स्पेक्ट्रम का आरेख बनाइए और स्पेक्ट्रम के बारे में समझाइए। तो अपन ये समझा सकते हैं। एक वर्णीय प्रकाश प्रिज्म पर गिरता है तो वो 7 रंगों में विभाजित होता है, उसे बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। और ये 7 रंग के अलग अलग आवृत्ति की पट्टियां बनने से बोलते हैं स्पेक्ट्रम। 7 रंग होते हैं विबग्योर, बेजानी है, पीनाला। लेकिन ऊपर बैंगनी नहीं होता, ऊपर कौन सा रंग होता है हमेशा? कौन सा रंग होता है? लाल रंग। ठीक है, चलो उतार लो। देखो बेटा, हो गया ये वर्ण विक्षेपण क्या होता है, ये हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले, कभी एग्जामिनर का दिमाग सटक जाए कि वो ये पूछ ले साहब वर्ण विक्षेपण क्यों होता है, कोई रीजन तो बताओ भाई, इस वजह से होता है। तो कारण बताना है हमें, क्यों हो रहा है। सुन लेना, अभी हमने प्रिज्म पढ़ा है, अपने आप समझ में आ जाएगा। प्रिज्म क्यों पढ़ा है, किस लिए पढ़ा है? विचलन कोण के लिए। बोलो किसके लिए? पढ़ा था। प्रिज्म में हमने प्रकाश किरण भेजी थी, उधर जानी चाहिए थी लेकिन इधर जा रही है, कितनी मुड़ गई। मतलब उसे हमने क्या बोला था? विचलन कोण बोला था। बोलो। तो विचलन कोण के कारण ही ये सिस्टम हो रहा है साहब। क्या हो रहा है? ये सिस्टम का मतलब वर्ण विक्षेपण। अब पढ़ पड़िए ये सिस्टम, ये क्या चल रहा है तुम्हारा। अगला क्वेश्चन ये आ सकता है कि वर्ण विक्षेपण के कारण बताइए। भाई क्या कारण है कि वर्ण विक्षेपण होता है? तो देखना बेटा, वर्ण विक्षेपण मतलब एक श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो रहा है। बोलो हो रहा नहीं हो रहा? अब देखो मैं आपको बताऊं सीधा सा मीनिंग। हमने बोला था, हमने एक प्रकाश किरण भेजी थी, ऐसे करके वो ऐसे गई थी ना। बोलो गई थी, इसको यहाँ जाना चाहिए था लेकिन वो यहाँ चली गई। तो यहाँ पर बीच में क्या आया था? विचलन कोण आया था। बोलो बोलो, किस विचलन कोण की वजह से तो ये किरण यहाँ ना जाकर यहाँ जा रही है। अब देखो साहब, प्रकाश, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग है, अलग अलग रंग की पट्टियां बन रही है साहब। अब देखो इसका मतलब ऊपर ही ऊपर जो रंग आया, जैसे मान लो इधर देख लेते हैं, ऊपर ही ऊपर आया था साहब क्या? रेड आया, नहीं आया था। और नीचे क्या आया? बोलो ओयलेट, मतलब बैंगनी है। मुझे पता है इंग्लिश में याद नहीं होता। नीचे क्या था? बैंगनी, ऊपर क्या था? लाल। देखो सुन लो बेटा, मतलब देखो अपन केवल रेड और बैंगनी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे ऊपर कौन सा रंग था? देखो कौन सा रंग था सबसे ऊपर? मतलब रेड था, है ना। ये माना सबसे ऊपर क्या है, ठीक है। देखो माना इसका कोण है साहब जैसे 40 डिग्री मान लो। कितना है साहब? देख लो ना, सुनो। और सबसे नीचे कौन देखना? सबसे नीचे कौन? बैंगनी साहब। ये प्रकाश किरण गई, यहाँ गई, और ये साहब ये क्या है? बैंगनी सबसे नीचे है साहब। ये इसको यहाँ जाना चाहिए था और ये यहाँ जाना, मतलब इसका कोण है साहब 80। कितना है साहब? 80। समझ लेना, बात उदाहरण से दे रहा हूं मैं, सुन लो। सबसे ऊपर कौन सी परत? रेड। सबसे नीचे कौन सी परत? ये सब सिस्टम किस वजह से हो रहा है? क्योंकि देखो विचलन कोण का मान बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। तो अलग अलग रंग की पट्टियां बन रही है। इसका मतलब वर्ण विक्षेपण की घटना तो साहब पता लग गया किससे हो रही है साहब? विचलन कोण की वजह से हो रही है। किससे हो रही है? विचलन कोण। अब जिसका विचलन कोण कम है वो तो ऊपर रहेगा, जिसका ज्यादा है वो थोड़ा नीचे हो जाएगा। भाई जिस रंग का विचलन कोण क्या है ना, कम है, वो तो यहाँ रहेगा। इससे ज्यादा मान लो इसका है, फिर इसका है, इसका है। देखो ऊपर दिख रहा है ना। जैसे मान लो रेड का 40 है तो वोलेट का कितना मिला हमें? 80 मिला। ज्यादा है या नहीं है? तो बोलते हैं अब बताओ इन 7 रंगों में सबसे कम कोण किसका है? बोलो रेड का, क्योंकि सबसे ऊपर है। और सबसे ज्यादा किसका है? बैंगनी का। पता लग गया। तो मतलब वर्ण विक्षेपण की घटना विचलन, क्योंकि जो सूर्य की किरण होती है उसमें हमें पता है श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं
उन रंगों की का विचलन कोण अलग अलग होता है और उन अलग अलग कोणों की वजह से ही वो अलग अलग पट्टियों में विभाजित हो जाता है। समझ में आया? जैसे मान लो ये सूर्य का प्रकाश आया, पहली किरण जम गई, अब उसी किरण में अनेक रंग हैं, उन रंगों का विचलन कोण अलग अलग है और अलग अलग विचलन कोण की वजह से वो अलग अलग पट्टियां बन जाती है। हमें बस इतना याद रखना है, सबसे कम विचलन कोण किसका? रेड का। और सबसे ज्यादा विचलन कोण किसका? इसलिए सबसे ज्यादा है तो ये नीचे नीचे आया और सबसे कम है तो समझ में आया? समझ गए? तो बेटा सीधा सा मीनिंग है, ये पट्टियां क्यों बन रही है? अरे यहाँ से थोड़ा थोड़ा कोण अलग अलग हो रहा है, इस वजह से तो ये पट्टियां बन रही है। पता लग गया? बोलो। इस वजह से हमने इससे पहले प्रिज्म का विचलन कोण पढ़ा और प्रिज्म में अपन स्पेक्ट्रम देख रहे हैं। समझ में आया? तो वर्ण विक्षेपण की घटना किसकी वजह से? विचलन कोण की वजह से। बोलो किसकी वजह से? विचलन कोण की वजह से। क्योंकि जब श्वेत प्रकाश आता है तो उस किरण में उपस्थित रंगों का विचलन कोण अलग अलग होता है। सीधा सा नहीं, ये बोल दे उस किरण में विचलन कोण सबका अलग अलग है, इसलिए वो अलग अलग रंग की पट्टियों में विभाजित हो जाता है और हमें क्या प्राप्त हो जाता है? वर्ण विक्षेपण। समझ गए क्या? बोलो। मैंने यहाँ पर समझा दिया, मतलब रेड का विचलन कोण माना कितना? 40 है, तो बैंगनी का कितना है साहब? 80। मैं नहीं कह रहा 40 वजह से 80 होता है, मैं कह रहा हूँ कि माना इसका 40 इसका 80 है, तो इसका कम है इसका ज्यादा। ऐसे समझाने के लिए लिखा। आई बात समझ? यूं याद मत करना कि रेड का 40 होता है, बैंगनी का 80 होता है, ऐसे याद मत करना, समझाने के लिए। माना इसका 2 है तो इसका कितना है साहब? 8 आया, तो पता लग गया कि इसमें ज्यादा है, ऐसा था ना? तो अपन इसका आंसर लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कैसे भी घूम के कि वर्ण विक्षेपण का कारण बताइए, या करके मैंने लिखा वर्ण विक्षेपण क्यों होता है। ज्यादा जोर नहीं दे, सीधा सा नहीं है कि वर्ण विक्षेपण क्यों होता है, तो हमें पता है विचलन कोण की वजह से होता है। चलो लिख लो इसको। लिखो। हाँ एक बात और देखो, बातें मत करो। देखो अब जो कांच है, कांच में भी अपवर्तनांक होगा ना भाई, कांच का अपवर्तनांक और बाहर वायु का अपवर्तनांक अलग अलग होता ही है। तो प्रकाश की किरण जैसे जाती है तो अपवर्तनांक की वजह से वो थोड़ी झुकती जाती है। बोलो सीधा सा मीनिंग है। तो लिखें, लिखो कांच के प्रिज्म का अपवर्तनांक, एक बार करवा देते हैं। कांच के प्रिज्म का हो गया कंप्लीट? नहीं हो कंप्लीट है। देखो कांच के प्रिज्म का अपवर्तनांक प्रकाश के विभिन्न रंगों के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। इसको अपवर्तनांक की जगह स्थिरांक लिखो, थोड़ा अच्छा रहेगा। स्थिरांक अभी समझाएंगे। कांच के प्रिज्म का स्थिरांक प्रकाश के विभिन्न रंगों के लिए अलग अलग होता है। इस कारण विचलन कोण बदलता है। इस कारण क्या बदलता है साहब? विचलन कोण। अतः अब लिखे हैं कारण, अतः रंगों का विचलन कोण, अतः रंगों किरणों कुछ भी नहीं, अतः विचलन कोण के कारण वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। विचलन कोण के कारण ही क्या होता है? वर्ण विक्षेपण। अब हमें
याद करना था जो बात लिखते हैं 2 पॉइंट में कि सबसे कम विचलन कोण, सबसे कम विचलन कोण लाल रंग का होता है और सबसे ज्यादा विचलन कोण किसका होता है? बैंगनी, मतलब ऑयलेट, ये ऑयलेट का होता है, बैंगनी रंग का होता है। ये कारण भी हमें याद हो गया। ठीक है, यहाँ पर अगर तुम चाहो तो हम बना सकते हैं, जैसे मान लो इधर ऐसे बनाकर आप दिखा भी सकते हैं कि माना ये हमने प्रकाश किरण डाली, ये झुकी और ये दे, ठीक है। बनाना चाहो तो बना लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहीं पर चलो इसी में दर्शा देते हैं अपन, और ये तुम कंफ्यूज हो जाओगे ना, कंफ्यूज करने का सिस्टम नहीं है। चलो तो देखो बेटा, अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन। क्या जो हमारे पास स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ ना, इसका पुनर्योजन किया साहब, किसने किया? आइजैक न्यूटन ने। किसने किया? आइजैक न्यूटन। तो कभी कभार क्वेश्चन यूं भी आता है कि न्यूटन का नियम बताओ या न्यूटन का प्रयोग बताओ, वर्ण विक्षेपण के लिए उसने क्या प्रयोग किया। या फिर अपन अपना हेडिंग है कि श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का पुनर्योजन, बोलो क्या? पुनर्योजन या करके क्वेश्चन लिखना इसी में, ये टॉपिक है। या फिर इसका क्वेश्चन कैसे घुमा के देगा वो? हाँ नहीं आ रहा, अभी हो जाएगा, ठीक अपने आप हो जाएगा, वो सेंसर है। देखो इसके अलावा क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछ सकता है बेटा? वो यूं पूछ सकता है कि स्पेक्ट्रम क्वेश्चन बदल सकता है क्या कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए न्यूटन का प्रयोग बताइए। न्यूटन का प्रयोग बताइए। अभी समझो, अभी तो क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन में क्या दिमाग लगा रहे हो? आंसर में लगा, समझो। मैंने कहा अपने को निकालना क्या था? स्पेक्ट्रम। बना लिया स्पेक्ट्रम। क्या होता है? एक प्रकाश किरण आई 7 भागों में बट गई, ये क्या है? स्पेक्ट्रम। न्यूटन ने दिमाग लगाया। भाई देखो, जो दिमाग लगाता है वही थोड़ा आगे जाता है, भले से गलती होती है। तो उसने सोचा यार, एक प्रकाश पुंज है, श्वेत रंग का प्रकाश किरण हमने डाली, 7 रंग दिखा रहा है, क्या पता था कि ज्यादा ही मिल जाए। तो समझना, देखो इधर। तो उसने क्या किया? समझने पे ज्यादा फोकस करना, लिखने पे कम फोकस किया करो। ये कोई भी प्रिज्म है, उसने एक प्रकाश किरण डाली, उसको पता लगा यार कि 7 जा रहे हैं, 7 आ रहे हैं, 7 कितने बन रहे हैं? 7, मतलब विभ होगा ना, ऐसे बन रहे हैं, 7 बन रहे हैं सब। यार क्यों ना अपन थोड़ा ज्यादा बना के देखें। तो उसने इसके सामने एक और प्रकाश पुंज रख दिया, इसमें से भी प्रकाश किरण गई, वही 7 रंग आए। कितने रंग आए? 7 आए। प्रिज्म के सामने प्रिज्म रखा तो 7 से ज्यादा नहीं आए। कितने रंग आए? केवल 7। जैसा प्रिज्म था ऐसा वैसे सीधा का सीधा रखा, 7 का 7 दिखा, वही 7 किरण उसमें से गई, 7 ही है 7। अब उसका दिमाग बदल गया। क्या यार, सही है, मतलब कितने रंग होते हैं एक प्रकाश किरण में? 7 रंग। तो देखे यार कि यार एक तो इसके अंदर कुछ भूत लग गया हो। अब अगर मान लो ऐसे करने से एक किरण से 7 रंग बनते हैं, तो इसको उल्टा करने से फिर 7 में से एक ही बनना चाहिए ना, बोलो। तो उसने सोचा यार प्रिज्म को उल्टा करके देखते, अगर इन 7 से 1 बना, इसका मतलब सही है कि 1 से 7 बनता है। समझे? देखो वैज्ञानिक तो ऐसे दिमाग लगाते हैं, मेंडल ने प्रयोग नहीं किए थे क्या?
हाँ, मटर के पौधे भी प्रयोग किए साहब। अब पौधा उगाया, मतलब खेती भी कर रहा है, प्रयोग भी कर रहा है। लोग पागल समझ रहे हैं, लेकिन पागल नहीं था वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट निकला। अब न्यूटन ने भी ये सोचा यार, चलो एक प्रकाश पुंज डाला, एक श्वेत रंग की प्रकाश किरण डाली, उसको देखा कांच में तो 7 रंग बन रहे हैं। अब ऐसा करता हूं मैं, जैसे मैंने ऐसे प्रिज्म लिया था, इसको उल्टा करके देखता हूं साहब। कितना रे, उल्टा क्या किया मैंने, इसको उल्टा कर दिया साहब। मतलब इसको ऐसा लगा तो 7 रंग आए थे, अब 7 रंग इसके अंदर से जाएंगे तो आगे क्या निकलना चाहिए ना, एक प्रकाश किरण निकलनी चाहिए, तब तो सत्य है। और वास्तव में उसने ऐसा ही किया। अब उसके लिए चित्र बना रहा हूं मैं, थोड़ा दिमाग लगा लेना और समझ लेना कैसे किया। 7 रंग नहीं बनाऊंगा, एक तो ऊपर वाला और एक नीचे वाला, बीच में सब बैठे हैं अपने आप, है ना। उसने साहब ऐसा प्रकाश पुंज प्रिज्म के अंदर से प्रकाश किरण डाली, देखो ये प्रकाश किरण गई, ठीक है। ये तो साहब रेड वाली है, और ये से ही ये है V और ये है R। समझ गए कुछ? ये ऊपर वाली क्या, रेड, और नीचे वाली बैंगनी। V मतलब बैंगनी और ऊपर वाली R मतलब रेड। इन सबके बीच में 7 रंग हैं, ठीक है। अब उसने एक प्रिज्म ये लिया, बातें मत करो बिना फालतू। ये साहब श्वेत प्रकाश। अब उसने इसके जस्ट आगे एक और प्रिज्म रख दिया और उसको उल्टा करके रख दिया, ठीक है। समझे कुछ? अब देखो ये प्रकाश किरण आगे जा रही है, इसके अंदर गई साहब, तो आगे देखेंगे तो अब देखो थोड़ा इसको नीचे ले, निकल गई, बोलो। एक श्वेत प्रकाश प्रिज्म पे डाला तो वही विबग्योर बन गया। यही प्रकाश उल्टा प्रिज्म रख दिया तो पूरा पूरा प्रकाश सिकुड़ कर वापस एक श्वेत किरण के रूप में बाहर। समझ में आया? यही तुम्हारा है स्पेक्ट्रम का पुनर्योजन। स्पेक्ट्रम का क्या? तो ये है प्रिज्म 1, क्या ये प्रिज्म 1, और ये क्या लिया उसने, प्रिज्म 2। समझे कुछ? बोलो भाई, अपने को ज्यादा दिमाग लगाना है, अपने को तो देखना है कि 7 रंग हुए थे, वापस यहां से उसने वर्ण विक्षेपण हुआ, यहाँ पर वर्ण विक्षेपण का पुनर्योजन हुआ और वापस एक श्वेत प्रकाश के रूप में बाहर निकल गए। और यही कहलाता है क्या, ये न्यूटन का प्रयोग है। न्यूटन ने क्या किया था बेटा, सबसे 3 बातें लिखाऊंगा। न्यूटन ने देखा कि यार प्रिज्म में से एक श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, तो उसने सोचा कि 7 से अधिक रंग प्राप्त करे, तो उसके लिए उसने एक और प्रिज्म पहले वाले प्रिज्म के जस्ट सामने रख दिया, आगे रख दिया, और जैसे ये खड़ा था मतलब सीधा, ऐसे सीधा रख दिया, तो उसे 7 से ज्यादा रंग प्राप्त नहीं हुए। पहला बिंदु तो ये। दूसरा बिंदु अपन देखते हैं कि उसने क्या किया, उसने सोचा 7 रंगों 1 से 7 बने तो अपन 7 से वापस 1 बनाए, तो उसने उसके जस्ट पीछे की तरफ उल्टे प्रिज्म को रख दिया, तो 7 रंग जैसे उल्टे प्रिज्म से निकले तो वो पूरे रंग एक एकत्रित होकर बाहर एक किरण के रूप में प्राप्त हुए। आप भी कर सकते हो ऐसा, घर पे भले से आप भी देख सकते हो। अगर आपके पास अगर प्रिज्म है घर पे कांच का, ऐसे मतलब त्रिकोणा प्रिज्म है, तो उस प्रिज्म से आप इधर बैटरी से प्रकाश लो, एक प्रिज्म उल्टा प्रिज्म रखना, वो प्रकाश 7 रंगों में जाएगा और बाहर जाके आपको वापस एक, जैसे बैटरी से एक लाइन आ रही है ना, ऐसे एक लाइन दिखेगी, बीच में आपको 7 रंग दिखेंगे। घर पे कर सकते हैं, अपन यहाँ भी करेंगे, देख लेना बाद में। तो प्रिज्म एक और प्रिज्म, तो पहला प्रिज्म दूसरे प्रिज्म दोनों में अंतर है, ये सीधा है और ये उल्टा। तो दूसरे पॉइंट में हमने क्या बोला, जब पहले प्रिज्म के पीछे या बाद में
उल्टे प्रिज्म को रखा तो 7 रंग वापस एकत्रित होकर लास्ट में बाहर श्वेत प्रकाश के रूप में बाहर निकल गए। यही घटना, यही न्यूटन का प्रयोग है और इसे अपन वर्ण विक्षेपण का स्पेक्ट्रम का पुनर्योजन कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। उसने प्रकाश डाला, श्वेत प्रकाश डाला और ये श्वेत प्रकाश प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इसमें लिख सकते हैं अपन, अभी तो जगह है ना, दिख रहा है नीचे, चलो लिखो, मेरे साथ साथ लिखते जाना। न्यूटन ने सर्वप्रथम, पहला बिंदु, न्यूटन ने सर्वप्रथम, और जो घर पे रोज नहीं पढ़ रहा भले छोड़ दे पढ़ाई, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो 1 महीना और बचा है ना, छोड़ दो, आराम से खूब मौज मस्ती करो, अब कुछ नहीं होगा। न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए एक प्रकाश पुंज को प्रिज्म से गुजारा, प्रकाश पुंज को प्रिज्म से गुजारा। उसने पाया कि एक श्वेत प्रकाश किरण 7 रंगों में बंट जाती है। दिख रहा है क्या बेटा? इधर 7 रंगों में बंट जाती है। आपने क्वेश्चन तो लिख लिया था ना क्वेश्चन तो? चलो ऊपर जगह है तो ऊपर लिख लेते हैं। एक श्वेत प्रकाश कितने रंगों में बढ़ जाता है? 7। ये तो पहला बिंदु कर लिया साहब, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया। अब उसने जो प्रयोग किया उसके बारे में देखते हैं। रेड वाला बहुत मुश्किल से मिला। दूसरा पॉइंट अपन क्या लिखेंगे? बोलो। उसने ये सोचा कि यार 7 से ज्यादा प्राप्त हो जाए, तो उसके लिए उसने एक और प्रिज्म ले लिया उसके सामने, है ना। तो अपन अगला पॉइंट लिखते हैं। उसके पश्चात उसने, लिखो दूसरा पॉइंट, इसके पश्चात न्यूटन ने पहले प्रिज्म के आगे एक और प्रिज्म रखा और यह जानने का प्रयास किया कि 7 रंगों से अधिक रंग प्राप्त हो जाए। 7 रंगों से अधिक रंग प्राप्त हो। ठीक है, परंतु वह नाकामयाब रहा। ये तो पॉइंट हमने समझा भी सही और देख यहाँ चित्र नहीं बनाया, बस इतना यहाँ कि उसने ऐसा किया था। अब वापस तीसरा पॉइंट आता है। ये लिख लिया होगा आपने? लिख लिया? नहीं, नीचे वाला नहीं लिखा? अरे ये वाला, ये नहीं लिखा? नहीं ना, क्या वो नाकामयाब रहा साहब, अधिक रंग प्राप्त नहीं हुए। मिटा रहा हूं मैं नीचे वाला, नहीं लिखा बेटा? जल्दी लिखो। आप डायग्राम बनाने लग गए थे क्या? पॉइंट क्या लिखा है? देखो बेटा, तीसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे मेन बात कि अब देखो साहब, वो नाकामयाब किस में रहा? क्या रंग प्राप्ति कर रहा? कितने रंग रहे? केवल 7। अब उसने क्या किया? जो पहला प्रिज्म है उसके जस्ट आगे उल्टा प्रिज्म रखा, जिसमें से 7 रंग गुजरे और वो 7 रंग वापस एक
किरण के रूप में बाहर निकले। इससे हमें ये ज्ञात होता है, हमें क्या, न्यूटन को ये ज्ञात हुआ कि एक किरण में कितने रंग होते हैं, 7, या फिर एक प्रकाश पुंज 7 किरणों से मिलकर बना होता है। आगे बात समझ में, तो लिखें, अब न्यूटन ने पहले प्रिज्म के सामने, पीछे की तरफ, पहले प्रिज्म के पीछे उल्टा प्रिज्म रखा और इस प्रिज्म से 7 रंग गुजरे तो 7 रंग एकत्रित होकर बाहर की ओर एक श्वेत प्रकाश किरण के रूप में प्राप्त हुए। तो अब देखो नीचे, तो अब यहां पर मैं स्टार लगाकर बात लिख रहा हूं, ये अतः न्यूटन ने अपने प्रयोग से यह निष्कर्ष निकाला कि एक श्वेत प्रकाश किरण 7 रंग कौन कौन से, विबग्योर है ना, 7 रंगों से मिलकर बने होते हैं। ये न्यूटन का प्रयोग हुआ।